हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट्स एंड फाइनेंस गुरुकुल चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंशुका मिश्रा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। बिजनेस स्टडीज क्लास 12 चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग, उसका ये क्लास नंबर 5 है। और अगर आपने पिछला 4 वीडियो अगर नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्लास है ये उसी के कंटिन्यूएशन में है। तो हमारा चैप्टर चल रहा है कौन सा, चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग। कहां तक हो गया था, हम मार्केटिंग मिक्स कर रहे थे जिसमें पहला मिक्स यानी प्रोडक्ट मिक्स कंप्लीट हो गया था। अब हमें जो अगला मिक्स करना है यानी मार्केटिंग मिक्स शुरू करना है। मार्केटिंग मिक्स का अगला मिक्स जो कि है प्राइस, वो शुरू करना है। ठीक है, ये सारा हो गया है। ठीक है, तो मैं शुरू करना प्राइस मिक्स। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फिर से प्लीज देख लीजिए, क्योंकि अगर आप पहले देख लेंगे तो आपको बढ़िया से ये समझ में आ जाएगा। तो अब हमारा अगला टॉपिक है प्राइसिंग। ठीक, यानी कि जो प्रोडक्ट होगा उसका क्या प्राइस कंपनी फिक्स करेगी। व्हेन अ प्रोडक्ट इज बॉट सम मनी इज पेड फॉर इट, यानी जब कोई सामान बनता है, ठीक, खरीदा जाता है तो उसके लिए कुछ पेमेंट करना पड़ता है। दिस वैल्यू रिप्रेजेंट द सम ऑफ वैल्यूज दैट द कंज्यूमर एक्सचेंजेस फॉर द बेनिफिट ऑफ हैविंग और यूजिंग द प्रोडक्ट एंड इज रेफर्ड टू एज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा, जो भी प्राइस पे करता है कोई कंज्यूमर, वो क्यों करता है? उसको पता है कि उस प्रोडक्ट को यूज करने से उसको उतने का यूटिलिटी मिलने वाला है और उसी हिसाब से वो प्राइस पे करता है कस्टमर। सिमिलरली मनी पेड फॉर दिस सर्विसेज सच एज फेयर फॉर ट्रांसपोर्ट सर्विस, प्रीमियम फॉर an insurance policy and fee to a doctor for his medical advice represent the price of these services. Price may therefore defined as the amount of money paid by the buyer or received by a seller in consideration of the purchase of a product or services. सिंपल सा मतलब है प्राइस क्या होता है। प्राइस में therefore be defined as the amount of money paid by a buyer or received by a seller in consideration of the purchase of a product or service। ठीक है, यानी प्रोडक्ट और सर्विस, प्रोडक्ट को खरीदने और सर्विस को लेने से के लिए जो पैसा पे करेगा कंज्यूमर, ठीक है, सेलर को, उसी को बोलेंगे हम प्राइस। ठीक है, प्राइसिंग ऑक्युपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, किसी भी गुड्स और सर्विसेज को सेल करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो आप उस सामान का प्राइसिंग क्या रख रहे हैं। नो प्रोडक्ट कैन बी लॉन्च्ड विदाउट अ प्राइस टैग और एटलीस्ट सम गाइडलाइंस फॉर द प्राइसिंग। देखिए, मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है अगर आपको, तो उसका आपको प्राइस पता होना चाहिए। या तो प्राइस बता दीजिए या आपका प्राइस से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन बता दीजिए कि इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा आपके प्रोडक्ट का प्राइस। प्राइसिंग इज ऑफन यूज्ड एज द रेगुलेटर ऑफ द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। नॉर्मली क्या होता है कि प्राइसिंग, अब मैंने पहले भी बात किया था कि प्राइसिंग जो है वो मेन फैक्टर होता है कंपनी में। ठीक है, सॉरी, मेन फैक्टर होता है आपके डिमांड के लिए। अगर आपका प्राइस कम है, चांस है कि आपके प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा होगा। ठीक है, जनरली इफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड इट्स डिमांड कम्स डाउन एंड वाइस वर्सा। यानी अगर आपने अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ाया तो ये नॉर्मल बात है कि आपका डिमांड जो होगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, प्राइस, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट विल कम डाउन और अकॉर्डिंगली अगर आपने प्राइस कम किया तो डिमांड आपका बढ़ जाएगा। प्राइसिंग इज कंसिडर्ड टू बी एन इफेक्टिव कॉम्पिटिटिव वेपन। यानी जो प्राइसिंग होता है, यानी आप अपने प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखेंगे, ये जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होता है वो आप अपने कंपटीटर्स को बीट करने में यूज कर सकते हैं, वेपन के रूप में यूज कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके कंपटीटर से ज्यादा सामान आपका बिके तो आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर दो। इन द कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मोस्ट ऑफ द फर्म्स compete with each other on the basis of this factor. It is also the single most important factor of affecting the revenue and profit of the firm. देखिए, ये क्या बोल रहा है कि अगर आप किसी परफेक्ट कंपटीशन में डील कर रहे हैं, एक मार्केट है जिसका सिचुएशन क्या है, परफेक्ट कंपटीशन। कहने का मतलब सभी के पास सिमिलर प्रोडक्ट अवेलेबल है। ठीक है, यानी अ लार्ज नंबर ऑफ बायर और अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर है। तो अगर आपको वहां पे compete करना है तो एक कंसिडरेशन होता है आपको कि प्राइसिंग आपको आपके कंपटीटर से आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है।
अच्छा, प्राइसिंग एक ऐसा फैक्टर है जो अल्टीमेटली आपके रेवेन्यू पे डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा और अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट पे भी इंपैक्ट करेगा। दस मोस्ट मार्केटिंग फर्म्स गिव हाई इंपॉर्टेंस टू द फिक्सेशन ऑफ प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और इसीलिए कंपनी को अपने प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में बहुत फोकस करना चाहिए और बहुत कंपनीज करते भी हैं। इसमें अगला पॉइंट हमारा क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस जब डिटरमाइन करती है तो उसमें क्या क्या फैक्टर वो ध्यान रखती है। पहला, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर विच अफेक्ट द फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस रिगार्ड आर डिस्कस्ड बिलो। बहुत सारे फैक्टर हैं, कुछ फैक्टर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पहला, प्रोडक्ट कॉस्ट, यानी जो आप प्रोडक्ट और सर्विस देने वाले हैं वो उसको बनाने में आपको क्या कॉस्ट लगा। तो जितना कॉस्ट लगेगा ये तो ऑब्वियस सी बात है, आपको उससे ज्यादा ही लेना है अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में रहना है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज इज इट्स कॉस्ट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर क्या है, यही है कि प्रोडक्ट का आपको कॉस्ट तो उससे उसके प्राइस पे जरूर रखना है ताकि कि आपका कॉस्ट रिकवर हो जाए। दिस इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। अब इसमें सारा सामान बनाने का से लेके और सेल करने तक, यानी देखिए कॉस्ट बहुत लेवल पे कंपनी को इनकर करना पड़ता है। पहला तो प्रोडक्ट बन गया, फिर उसको स्टोर किया उन्होंने, उसमें भी कुछ खर्चा हुआ, फिर उस प्रोडक्ट को अल्टीमेटली आपके घर तक पहुंचाया, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, ठीक है। अगर आपको कुछ आफ्टर सेल सर्विस देना है उसमें भी कुछ कॉस्ट लगेगा, वो सब कॉस्ट कहाँ इंक्लूड होगा, प्रोडक्ट कॉस्ट में, ठीक है। जनरली ऑल मार्केटिंग फर्म स्ट्राइव्स टू कवर ऑल देयर कॉस्ट एटलीस्ट इन द लॉन्ग रन। देखिए हो सकता है कि कंपनी अगर नई कंपनी है तो स्टार्टिंग में वो क्या कर सकते हैं कि अपने कॉस्ट से भी कम दाम में अपना सामान बेचे ताकि कि अल्टीमेटली उसको मार्केट में रिकॉग्नाइज किया जा सके और कुछ कस्टमर उसके बने। यानी फॉर शॉर्ट टर्म कंपनी इसके साथ चल सकती है कि आप अपना प्रोडक्ट कॉस्ट से कम भी अपना प्राइस रखें कुछ टाइम के लिए, लेकिन लॉन्ग रन में आपको उससे ज्यादा रखना ही पड़ेगा। देखिए होगा जब स्टार्टिंग में कंपनी चलेगी, अगर उसने अपना प्राइस अपने कॉस्ट से कम रखा है तो उसको लॉस जाएगा, तो कुछ दिन तक तो वो लॉस बियर कर सकती है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग रन में ज्यादा दिन तक लॉस बियर कर पाना कंपनी के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसके पास जीरो बच जाएगा, कुछ भी एसेट नहीं होगा उसके पास, सारा पैसा उसका खत्म हो जाएगा, फिर लॉस भी बियर करने का कैपेसिटी नहीं होगा उसके पास। इन एडिशन दे एम एट अर्निंग अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ओवर एंड अबव द कॉस्ट। नॉर्मली कंपनीज क्या करती हैं कि मान लीजिए 100 रुपए पूरा प्रोडक्ट पे कॉस्ट लगा, वो क्या करती है एक मार्जिन डिसाइड करते हैं कि मुझे कितना परसेंट कमाना है, सपोज के लिए 20% कमाना है, तो 20% 100 का 20 रुपए हो गया, तो क्या करेंगे 120 रुपया प्रोडक्ट का कॉस्ट रख देंगे। इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, फॉर एग्जांपल एट अ टाइम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और व्हाइल एंटरिंग अ न्यू मार्केट द प्रोडक्ट मे बी सोल्ड एट अ प्राइस व्हिच डजंट कवर इवन इट्स कॉस्ट। यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी कभी हो सकता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस अपने कॉस्ट से भी कम रखे, यानी यहां तक भी रख दे कि अब उसका खुद का कॉस्ट कवर नहीं हो पा रहा है। अब नॉर्मली कंपनी ये काम कब करेंगी, जब या तो वो मार्केट में नहीं है या वो एक नया न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है मार्केट में। बट इन लॉन्ग रन अ फर्म कैन नॉट सर्वाइव अनलेस एटलीस्ट ऑल ऑफ इट्स कॉस्ट आर कवर्ड। अगर लॉन्ग रन में कंपनी को एग्जिस्ट करना है तो उसको सारा अपना कॉस्ट कवर करना जरूरी है। देयर आर ब्रॉडली 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट। कंपनी में 3 तरह का मेनली कॉस्ट होता है। पहला फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा वेरिएबल कॉस्ट और तीसरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आगे हम बात करेंगे, ठीक है, कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट व्हिच डू नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ अ फर्म, से विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स। इसमें मैं फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कि आप सामान चाहे एक प्रोडक्ट बनाए, यानी कंपनी मेरी एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे या 100 या 1000, उससे फिक्स्ड कॉस्ट पे कोई भी चेंज नहीं आता, यानी irrespective of number of product produced, fixed cost will remain same. फॉर एग्जाम्पल कंपनी अगर रेंट पे करती है बिल्डिंग के लिए या सैलरी पे करती है अपने सेल्स एम्प्लॉय के लिए, सेल्स मैनेजर के लिए, तो इससे इफेक्ट नहीं पड़ता कि कंपनी ने एक प्रोडक्शन किया या 100 सामान बनाया, ठीक है। यानी ये सब क्या है, उस पर डिपेंडेंट नहीं है कि कंपनी कितना सामान बनाएगी, ठीक है, वो फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। अब वो कॉस्ट
अब वो कॉस्ट, दोज कॉस्ट विच वेरी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद द लेवल ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा कॉस्ट कौन सा है हमारा, वेरिएबल कॉस्ट। वो कौन सा कॉस्ट होता है, वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जो हर एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के साथ, ये फिक्स कॉस्ट का डेफिनेशन हो गया। अब वेरिएबल कॉस्ट का डेफिनेशन क्या है कि वो हर एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के साथ अपने आप को चेंज करता है। यानी अगर आपने एक यूनिट बनाया तो फिर सपोज करिए 10 रुपया लगा वेरिएबल कॉस्ट, तो ऑब्वियस सी बात है 10 यूनिट बनाएंगे तो फिर कितना लग जाएगा, 100। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट 100 हो जाएगा। ठीक है, इसमें मेनली कौन से कवर होते हैं, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल। देखिए रॉ मटेरियल, जो सामान प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है उसको बनाने के लिए जो मटेरियल लगेगा वो रॉ मटेरियल हो गया। तो एक मटेरियल बनाएंगे तो कम लगेगा, 10 मटेरियल बनाएंगे तो प्रोपोर्शनेटली उतना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वो पर यूनिट के साथ वो भी चेंज होता है। अगर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल या लेबर। लेबर क्या होता है, एक यूनिट बनाने के लिए 1 रुपया लेगा तो 10 यूनिट बनाने के लिए 10 रुपया लेगा। तो ये सब डायरेक्टली रिलेटेड है नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी। ठीक है, they are directly related with the quantity of goods produced. Let us say if the cost of wood for manufacturing 1 chair comes to be 100, the cost of woods for 10 chair would be 1000। यानी 100, एक चेयर बनाने के लिए 100 रुपए का लकड़ी लग रहा है तो 10 चेयर बनाने के लिए 1000 रुपीज का लगेगा, क्योंकि सभी चेयर में तो सिमिलर लकड़ी और सेम क्वांटिटी में ही लगना है। ऑब्वियसली देयर विल बी नो कॉस्ट ऑफ गुड्स इफ नो चेयर इज प्रोड्यूस्ड। और अल्टीमेटली कंपनी अगर कुछ प्रोडक्शन नहीं करेगी फिर जीरो लगेगा। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट में भी क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट में जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था, फिक्स्ड कॉस्ट में अगर कंपनी जीरो भी प्रोडक्शन करेगी फिर भी उसको फिक्स्ड कॉस्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जैसे ही बिजनेस शुरू होता है वो इंकर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगला कैटेगरी क्या है हमारा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसमें क्या होता है, कुछ पोर्शन जो होगा वो फिक्स्ड होगा, उसके बाद वाला पोर्शन वेरिएबल होगा। ठीक है, दोज कॉस्ट विच वेराई विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी बट नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद इट। ठीक है, चेंज तो होता है लेकिन कुछ टाइम तक फिक्स होता है। ठीक है, और उसके बाद एक लेवल पहुंचने के बाद फिर चेंज होता है। फॉर एग्जांपल कंपेंसेशन ऑफ सेल्स पर्सन में इंक्लूड अ फिक्स सैलरी ऑफ से 10,000 प्लस कमीशन 5%। जैसे कि एक सेल्स मैनेजर है, उसको क्या बोला गया कि आपका सैलरी जो है वो फिक्स्ड है, कितना तक, 10,000 तो आपको महीना में मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके अलावा आपको और क्या मिल जाएगा, कमीशन मिलेगा। आप जितना सेल कराओगे उसका 5% ऑफ द सेल आपको कमीशन मिल जाएगा। यानी ये जो 10,000 वाला पार्ट है वो आपका फिक्स है, और उसके बाद जो आपको 5% कमीशन मिलेगा यानी आपको सैलरी देना पड़ेगा, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, वेरिएबल। तो सेमी वेरिएबल में कुछ पोर्शन फिक्स होता है और कुछ वेरिएबल होता है। With an increase in the volume of sales, the total compensation will increase, but not in direct proportion with the change in the volume of sale. जो total cost होता है, total cost are the sum total of the fixed variable and semi-variable cost for the specific level of activity, say volume of sales or quantity produced. और कंपनी का टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस सेमी वेरिएबल कॉस्ट एट अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ एक्टिविटी। जितने भी एक्टिविटी पे बात करेगा कि 100 यूनिट पे क्या है कॉस्ट या 1000 यूनिट, सब पे अलग अलग कैलकुलेट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी हम बात क्या करें, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन। पहला हमारा था प्रोडक्ट का कॉस्ट, अब दूसरा हमारा क्या है फैक्टर, द यूटिलिटी एंड डिमांड। प्राइस किस चीज पे रखेंगे कि जो मेरा सामान है वो क्या यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर को, यानी कस्टमर को कितना सेटिस्फाई करने का मादा रखता है वो सामान, और दूसरा कि मार्केट में उसका डिमांड क्या है। अगर यूटिलिटी ज्यादा है तो प्राइस ज्यादा रखेंगे, डिमांड ज्यादा है तो फिर ज्यादा रखेंगे, और वाइस वर्सा। व्हाइल द प्रोडक्ट कॉस्ट आर set the lower limit of the price, the utility provided by the product and the intensity of demand of the buyer sets the upper limit. देखिए, जो हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट है, जो प्रोडक्ट बनाने में कॉस्ट लगा है, उतना, यानी बात ऐसे करते हैं हम कि उतना मिनिमम आपको लेना है। ठीक है, अब यूटिलिटी में क्या बात होता है कि उससे ऊपर कितना जाना है। जो हमने मिनिमम थ्रेशोल्ड फिक्स कर दिया था प्रोडक्ट कॉस्ट के अकॉर्डिंग, उससे कितना हम ऊपर लेंगे, किस चीज के लिए, यूटिलिटी और डिमांड के वजह से। ठीक है, तो यही ये बात कर रहा है दी while the product cost set the lower limit। ये प्रोडक्ट कॉस्ट क्या सेट करता है, लोअर लिमिट सेट करता है ऑफ द प्राइस, द यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाय द प्रोडक्ट एंड इंटेंसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द बायर सेट्स द अपर लिमिट। ये अपर लिमिट सेट करता है। ठीक है,
विच अ बायर वुड बी प्रिपेयर टू पे, जो कि बायर प्रिपेयर है पे करने के लिए तैयार है। इनफैक्ट द प्राइस मस्ट रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द पार्टी टू द ट्रांजैक्शन, द बायर एंड द सेलर। द बायर मे बी रेडी टू पे अप to the point where the utility from the product is at least equal to the sacrifice made in terms of the price paid। ठीक है, देखो अगर लॉजिकली बात किया जाए तो जो हमारा बायर है वो उतना ही रुपया देने के लिए तैयार होगा जितना उसको यूटिलिटी उसमें दिख रहा है। ठीक है, सिंपल सा बात यही है। द सेलर वुड हाउएवर ट्राई टू एटलीस्ट कवर द कॉस्ट, और सेलर क्या ट्राई करेगा कि कम से कम उसका कॉस्ट कवर हो जाए, बाकी बातें बाद में देखेंगे। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड कंज्यूमर यूजुअली परचेज मोर यूनिट एट अ लोअर प्राइस देन एट अ हायर प्राइस। अगला हमारा फैक्टर क्या है? एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन। मार्केट में कंपटीशन क्या है? सिंपल, मार्केट में कंपटीशन अगर ज्यादा है तो प्राइस कम रखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि कि आप अपने कंपटीटर्स के यहाँ से कंज्यूमर को अपने यहाँ खींच सके। बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट। लोअर लिमिट कहाँ से हुआ? प्रोडक्ट कॉस्ट से, और डिमांड और यूटिलिटी से अपर लिमिट बना। इसके बीच में बात होगा अब ये कंपटीशन का। ठीक है, दिस इज अफेक्टेड बाय द नेचर एंड डिग्री ऑफ कंपटीशन। द प्राइस विल टेंड टू रीच द अपर लिमिट इन केस देयर इज लेसर डिग्री ऑफ कंपटीशन। अगर कंपटीशन कम है तो प्राइस ज्यादा होगा, while under condition where free competition the price will tend to set at a lower level। ठीक है, अगर कंपटीशन ज्यादा है तो कम, और कम है तो प्राइस ज्यादा रखेंगे। ठीक है, competitor price and their anticipated reaction must be considered before fixing the price of the product। ठीक है, अगर देखिए आप पता करिए कि जो जिस भी आप इंडस्ट्री में है उसमें आपको क्या लग रहा है कि आपके प्राइस के चेंज होने की वजह से कंपटीटर क्या रिएक्शन देगा, या कंपटीटर के प्राइस के चेंज के हिसाब से आप क्या रिएक्शन देने वाले हैं। कंपटीटर प्राइस एंड देयर एंटिसिपेटेड रिएक्शन मस्ट बी कंसीडर्ड बिफोर फिक्सिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। नॉट ओनली द प्राइस but the quality and the feature of the competitive products must be examined carefully before fixing the price। ठीक है, अच्छा अगर आप मान लीजिए आप अगर अपने कंपटीटर के कंपैरिजन में अगर अपने प्रोडक्ट में ज्यादा फीचर दे रहे हैं, ज्यादा क्वालिटी दे रहे हैं, तो फिर तो आप उससे प्राइस ज्यादा भी रखेंगे फिर भी आपको कस्टमर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर आपका प्रोडक्ट सिमिलर कैडर में नहीं है, आपका प्रोडक्ट उससे ऊपर है और उसके लिए आप एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। अगला फैक्टर है गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन। जैसे अगर गवर्नमेंट ने कुछ फाउंडेशन कर दिया कि इस चीज का, देखिए गवर्नमेंट कभी भी प्राइस किस चीज पे फिक्स करती है? लोअर लिमिट पे, नहीं अपर लिमिट। प्राइस किस चीज का फिक्स कर देती है कि इस प्रोडक्ट, देखिए जो गवर्नमेंट होती है वो गवर्नमेंट किस चीज के लिए होती है? सोसाइटी एट लार्ज के वेलफेयर के लिए होती है। तो गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट पे रेगुलेट कर देती है कि आप इस प्रोडक्ट का अपर लिमिट यही रखेंगे, उससे अगर कम आप रखना चाहें आप रखिए, लेकिन अपर लिमिट आपको यहीं तक रखना है, उससे ज्यादा आप उस प्रोडक्ट का चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, यानी मेनली जो वो प्रोडक्ट होते हैं जो कि किस नेचर में होते हैं, जो एसेंशियल कमोडिटीज होते हैं, उस केस में गवर्नमेंट एक्शन में आती है और इंटरवीन करती है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन द फील्ड ऑफ प्राइस फिक्सिंग, गवर्नमेंट कैन इंटरवीन एंड रेगुलेट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। गवर्नमेंट को जहां लगेगा कि लोगों के साथ, जनरल पब्लिक के साथ धोखा होने का चांस है, वहां पे इंटरवीन कर सकती है। गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर अ प्रोडक्ट एज एसेंशियल प्रोडक्ट एंड रेगुलेट इट, और रेगुलेट करने से पहले गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट को क्या करेगी? एसेंशियल प्रोडक्ट की कैटेगरी में डालेगी, तब वो रेगुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द कॉस्ट ऑफ अ ड्रग मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी हैविंग मोनोपोली इन द प्रोडक्शन ऑफ द सेम कैन कम टू 20 per strip of 10 and the buyer is prepared to pay any amount for it, say itna. In the absence of any competitor, the seller may be tempted to extort the maximum amount of itna for the drug and intervene to regulate the price. Usually in such a case the government doesn't allow the firms to charge such a high price and intervene to regulate the price of the drug. This can be done by government by declaring the drug as an Government can do this by declaring the drug as essential commodity and regulating its price। यहाँ पे एग्जांपल जो दिया इन्होंने बोला कि फार्मास्यूटिकल कोई कंपनी है, फार्मास्यूटिकल ड्रग बनाती है, ठीक है, उसको उसमें कॉस्ट कितना लगा है? 20 रुपया, लेकिन उसको पता है कि अगर वो 200 रुपया भी कस्टमर से मांगेगी तो दे देगा, क्योंकि देखिए जो
जो हमारी कंपनी फार्मास्यूटिकल्स होती हैं, जो दवाइयाँ बनाती हैं, अगर मेरा तबीयत खराब है, ठीक है, और मैं अगर मरने के कगार पे है को, ठीक है, तो वो ये नहीं देखेगा कि ये 20 का प्रोडक्ट बना है और 200 देने की दे, वो तो 2000 भी मांगेगा तो अगला दे देगा, ठीक है, क्योंकि बात वहां पे पैसे का नहीं है, बात है लाइफ का, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने बोला कि ऑल्दो दे आर एबल टू पे 2000, लेकिन ये गलत हो रहा है, आप इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो गवर्नमेंट अगर उसको चाहे तो एसेंशियल प्रोडक्ट कमोडिटी में कन्वर्ट करके, ठीक है, डिक्लेयर करके, और उसके बाद उसको रेगुलेट, उसके प्राइस को किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्या हमारा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, अगला फैक्टर है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव आर अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द फिक्सेशन ऑफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट or a service. Generally the objective is stated to be maximize the profit, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखना कि कंपनी का प्राइसिंग से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्या कंपनी केवल अपने कॉस्ट को ही लेना चाहती है, या उसमें प्रॉफिट भी, जैसे नॉर्मली जो एनजीओज होते हैं, एनजीओ में मकसद क्या होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता। अगर कोई एनजीओ कुछ प्रोडक्ट बेचता भी है तो वो क्या कोशिश करता है, कॉस्ट ही अपना रिकवर कर लेता है। लेकिन अगर कोई बिजनेस है तो वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करेगा। अब प्रॉफिट में भी कितना मार्जिन रखना है, ये सब आपका क्या प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव है, उसके हिसाब से आप अपने प्राइस को डिटरमाइन करेंगे। जनरली द ऑब्जेक्टिव इज स्टेटेड टू मैक्सिमाइज, नॉर्मली क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ाना ही मेन मोटिव होता है, बट देयर इज अ डिफरेंस इन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट इन शॉर्ट रन एंड इन लॉन्ग रन, ठीक है। कंपनी को अल्टीमेटली क्या करना है, प्रॉफिट बढ़ाना है। अब यहाँ पे ये देखना है कि कंपनी जो प्रॉफिट अपना मैक्सिमाइज करना चाहती है वो शॉर्ट टर्म में करना चाहती है, यानी शॉर्ट रन में, या लॉन्ग रन में। अगर शॉर्ट रन में करना चाहती है तो सीधे सीधे जो भी आपको मन करे 100% के मार्जिन पे काम करो। लेकिन अगर आपको लॉन्ग रन में एग्जिस्ट करना है तो आप अपने मार्जिन को थोड़ा कम करो और कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे फोकस करो, ठीक है, ताकि कि वो बार बार आपसे सेल करे और अपना सेल वॉल्यूम बढ़ाओ, प्रॉफिट आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा लॉन्ग रन में। If हम decide to maximize profit in short run, it would tend to charge maximum price for its product. अगर कंपनी शॉर्ट रन में काम करना चाहेगी तो वो क्या कर देगी, प्राइस उसका हाई कर देगी, ठीक है, ताकि कि कम टाइम में ही ज्यादा प्रॉफिट कमा ले। लेकिन ऑन दी कंट्रारी, अगर वो चाहती है कि मैक्सिमाइज करे प्रॉफिट कब, लॉन्ग रन में, तो वो क्या करेगी, पर यूनिट जो प्राइस है उसको कम रखेगी और फोकस उसका कहाँ चला जाएगा कि सेल उसका ज्यादा हो। अगर सेल ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली अगर कम भी पर यूनिट कमाएंगे हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म में इंक्लूड, अब देखिए जो हम ये पॉइंट पढ़ रहे हैं वो है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव में मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, लेकिन उसके अलावा और भी कुछ मोटिव हो सकता है। फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज का मोटिव क्या हो सकता है, मार्केट शेयर लीडरशिप, यानी कंपनी अपने प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट में डील करती है उस मार्केट में क्या बन जाए, लीडर, यानी कि उसका सामान सबसे ज्यादा बिके उस सेक्शन में, उस सेक्शन ऑफ प्रोडक्ट में। इफ अ फर्म ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन लार्जेस्ट शेयर ऑफ मार्केट, तब उसको प्राइस क्या रखना पड़ेगा, थोड़ा कम ही रखना पड़ेगा, ठीक है। इट विल कीप द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट एट अ लोअर लेवल सो दैट द ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू परचेज द प्रोडक्ट। अगला हमारा सर्वाइविंग द कम्पिटिटिव मार्केट। अगर मार्केट बहुत कम्पिटिटिव है और कंपनी का प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव ये है कि बस सरवाइव करना है मुझे कम्पिटिटिव मार्केट में, तो इस सिचुएशन में भी कंपनी को अपने प्राइस को कम ही रख के ये भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो पाएगा उसका। इफ अ फर्म इज फेसिंग डिफिकल्टी इन सर्वाइविंग इन द मार्केट बिकॉज ऑफ इंटेंस कंपटीशन और इंट्रोडक्शन ऑफ अ मोर इफिशिएंट सब्स्टिट्यूट बाय अ कंपटीटर, it may be resort to discounting its product or running a promotion campaign to liquidate its stock, ठीक है। या तो प्रमोशन पे आप खर्चा कर दो या आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम रखो। अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, अगर आपका मोटिव क्या है, प्रोडक्ट के क्वालिटी में लीडरशिप लेना, यानी जो आप जिस कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट में हो आप उसमें अगर क्वालिटी में आपको लीडरशिप लेना है तो फिर आपको फोकस किस चीज पे करना पड़ेगा, क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा, और ऑटोमेटिकली जैसे ही क्वालिटी बढ़ाओगे आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा और प्रॉफिट मार्जिन यानी प्रॉफिट अल्टीमेटली आपको कम मिलेगा क्योंकि कॉस्ट आपका इंक्रीज हो जाएगा। In this case, normally higher prices are charged, although prices are, एक सेकेंड, अच्छा अगर आपको प्रोडक्ट का क्वालिटी पे ही फोकस करना है और सिंस कि आप प्रोडक्ट का क्वालिटी दोगे आप प्राइस भी उसका ज्यादा दोगे, क्यों प्राइस ज्यादा चार्ज करोगे, क्यों, क्योंकि आपका अल्टीमेटली हायर क्वालिटी है और हायर कॉस्ट इनकर आपने किया हुआ है उस पर, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा
Thus the price of a firm product and services is affected by the pricing objective of the firm. अगला फैक्टर है हमारा मार्केटिंग मेथड यूज। आप मार्केटिंग के लिए कौन सा मेथड यूज कर रहे हो ये भी डिसाइड कराएगा कि आपको अपना प्राइस क्या रखना है। प्राइस फिक्सेशन प्रोसेस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय अदर एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग सच एज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका क्या है, क्वालिटी ऑफ सेल्समैन एम्प्लॉयड। सपोज करिए आपके सेल्समैन बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है तो ये ऑब्वियस सी बात है आप ज़्यादा पैसा चार्ज कर सकते हो। जैसे देखिए एक ट्रेडिशनल गोल्ड स्मिथ यानी सुनार लोग होते हैं जहाँ पे एम्प्लॉय उतने प्रोफेशनल नहीं होते, लेकिन ये जो बड़े बड़े स्टोर होते हैं जैसे गीतांजलि ज्वेलर्स हो गए और ये सब होते हैं, ठीक है, इनमें क्या है जो सेल्समैन हैं उनके बहुत ही प्रोफेशनल बिहेवियर है तो वो कुछ ज़्यादा पैसे भी अगर चार्ज कर लेते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्वालिटी एंड अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, अगर आप एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करते हैं, क्वालिटी आपके प्रोडक्ट का अच्छा है तो भी आप ज़्यादा पैसा चार्ज कर सकते हैं। सेल्स प्रमोशन एफर्ट्स कैसा है उसमें, पैकेजिंग का टाइप क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है, क्रेडिट फैसिलिटी आप दे रहे हैं यानी अगर क्रेडिट फैसिलिटी है तो आप पैसा ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं, यानी अगर उधार पे भी अगर अपना सामान बेच रहे हैं तो फिर आप पैसा ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा कस्टमर सर्विस, यानी कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस या उनको फीडबैक ये सब कैसा सर्विस आप दे रहे हो उसी हिसाब से भी आपका प्राइसिंग मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ अ कंपनी प्रोवाइड्स फ्री होम डिलीवरी, अगर कोई कंपनी फ्री होम डिलीवरी दे रही है तो 150 रुपये एक्स्ट्रा भी ले लेंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको, ठीक है, कस्टमर्स को, क्योंकि उस यानी कोई भी एक्स्ट्रा सर्विस जो दे रही है कहीं ना कहीं उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा प्राइस चार्ज कर सकती है। इट इज सम ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी इन फिक्सिंग प्राइसिंग। Similarly, uniqueness of any of the element mentioned above gives the company a competitive freedom in fixing prices of the product। और ये सब जो यूनिक चीज कंपनी ऊपर कोई भी चीज ये जो प्रोवाइड करती है ये सारा कोई भी, ठीक है, तो उसके थ्रू कंपनी को प्राइस ज्यादा रखने का एक हक आ जाता है, ठीक है, और वो रख सकती है। अगला टॉपिक हमारा क्या आ गया, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये थर्ड पी है मार्केटिंग मिक्स का। तो प्राइसिंग में हमने क्या क्या पढ़ा देखते हैं। प्राइसिंग में क्या क्या पढ़ा हमने, लिखते हैं पहले। तो ये टॉपिक हमारा कहाँ से चलते आ रहा है, पहला हमने पढ़ा था मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट में सारा पढ़ लिया था, ठीक है। क्लासिफिकेशन हमारे थर्ड नंबर वीडियो में है। ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग हमारे फोर्थ नंबर वीडियो में है। अब फिफ्थ में हमने अभी क्या पढ़ा, प्राइसिंग। तो देखते हैं प्राइसिंग के अंदर मेरा क्या क्या बात हुआ। प्राइसिंग में पहले हमने पढ़ा मीनिंग क्या है प्राइसिंग का और कौन कौन से प्राइस फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन के टाइम पे, कि कंपनी अपने प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखे, उसमें क्या क्या फैक्टर कंसिडर करना पड़ता है कंपनी को। अगला जो हमारा थर्ड पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स है वो क्या है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी प्रोडक्ट जो बना है वो कहाँ बना है, प्रोड्यूसर के यहाँ, अल्टीमेटली जो मुझे उस प्रोडक्ट को अपने कंज्यूमर के यहाँ पहुंचाना है वो क्या क्या मोड होगा, ठीक है, ताकि कि कंज्यूमर को जब भी डिमांड हो वो प्रोडक्ट उसके पास अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो ये आता है हमारा थर्ड पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। द फोर्थ इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज, ये थर्ड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी प्रमोशन वो हमारा फोर्थ है। द थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ product and services. Through this component of marketing mix, the goods and services are made available to the right place at the right time and the right people without any change। पहला, सही जगह पे सामान पहुंच जाए, सही समय पे और सही इंसान के पास पहुंच जाए, ठीक है, राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे और राइट पीपल को प्रोडक्ट अवेलेबल कराया जाए। ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्म का, क्योंकि अल्टीमेटली फर्म यानी बिजनेस का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वंस गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड पैक्ड, ब्रांडेड, प्राइस्ड एंड प्रमोटेड। अच्छा, यहाँ पे ये मान रहे हैं कि प्रमोशन बाद में होगा, सॉरी, प्रमोशन हमारा पहले हो जाएगा। ये मान रहे हैं कि प्रमोशन हमारा पहले हो जाएगा, लेकिन पढ़ा रहे हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पहले। इस हिसाब से ये फोर्थ बोलना इनका सही है, ठीक है। दिस मस्ट बी मेड अवेलेबल टू द कस्टमर एट द राइट प्लेस, राइट क्वांटिटी एंड राइट टाइम। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन कन्विंस्ड about the quality etc of a product, say a detergent bar, wants to purchase the same। एक बार अगर किसी कस्टमर ने ये
सेटिस्फाई हो गया कि हाँ जी मुझे लग रहा है कि अब मुझे इस प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, तो अब उसका अगला डिमांड क्या होगा कि आप बताइए मैं परचेज कहाँ से करूँ इसको। ही सी गोज टू अ रिटेल आउटलेट, कहाँ जाता है रिटेल आउटलेट, ठीक है, और सामान मांगता है। इफ दैट प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल इन दैट शॉप, ही सी मे परचेज सम ऑफ द अल्टरनेटिव ब्रांड अवेलेबल, दिस वे अ श्योर सेल इज लॉस्ट। ठीक है, एक कस्टमर बना, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर बना, उसने बोला ठीक है मैं ये जो साबुन है, कपड़े धोने वाला साबुन है, डिटर्जेंट बार, वो मैं खरीदना चाहता हूँ और सपोज करिए रिन का ही खरीदना चाहता हूँ। अब जैसे ही वो दुकान पे गया और मांगा कि रिन का डिटर्जेंट बार दीजिए, ठीक है, वहां पे अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा तो ऐसा नहीं है कि वो घर वापस चला जाएगा, वो क्या करेगा, दूसरे ब्रांड का खरीद लेगा। तो ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोडक्ट जो वो बेच रही है वो सही समय पे, सही जगह पे, सही आदमी को अवेलेबल कराया जाए। ठीक है, दिस वे अस्योर सेल इज लॉस्ट बिकॉज गुड्स वेयर नॉट अवेलेबल एट द प्लेस वेयर द कस्टमर वांटेड टू परचेज। Thus, it is an important responsibility of the marketer to make the product physically available physically available at a place where the customer would like them to buy। ठीक है, यानी उस जगह पे अवेलेबल, कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस जगह पे सामान को अवेलेबल कराए जहां पे कि कस्टमर बाई करना चाहता है। द फिजिकल हैंडलिंग एंड मूवमेंट ऑफ द गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज रेफर्ड टू एज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल हैंडलिंग और मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, which is very important element of marketing mix। सारा एलिमेंट important ही है। Physical distribution covers all the activities required to physically move goods from the manufacturer to the customers। सारे जो भी एक्टिविटीज होते हैं, important activity involved in the physical distribution includes transportation। पहला ट्रांसपोर्टेशन यानी यहाँ से उठा के और वहां तक पहुंचाना। दूसरा वेयर हाउसिंग क्यों, क्योंकि जब भी अब ऐसा तो है नहीं कि पहले ऑर्डर आएगा और फिर बाद में कंपनी बनाएगी। ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद सामान को एक जगह रखेंगे तो वो कहाँ होगा, वेयर हाउसिंग पे। मटेरियल को हैंडल करना यानी इधर उधर जो रखना होता है, ठीक है। इन्वेंट्री को कंट्रोल करना यानी जो स्टॉक आप रख रहे हो अपने वेयर हाउस में या फैक्ट्री में वो कितना रखोगे, नहीं वो बहुत ज्यादा होना चाहिए और नहीं कम होना चाहिए, लेकिन इतना जरूर होना चाहिए कि जब आपके पास ऑर्डर आए या कोई इमरजेंसी ऑर्डर भी है वहां भी आपके पास सामान अवेलेबल हो, कंपनी को ऐसा कोशिश करना चाहिए। दिस एक्टिविटी कंस्टिट्यूट मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये सब मेजर कंपोनेंट है किसका, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, द मेन कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑर्डर प्रोसेसिंग, पहला ऑर्डर को प्रोसेस करना। इन अ टिपिकल बायर सेलर रिलेशनशिप, ऑर्डर प्लेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेप। प्रोडक्ट फ्लो from manufacturer to customer via channel member while orders flow in the reverse direction। ठीक है, प्रोडक्ट कहां से जाता है, प्रोडक्ट जाता है मेरे मैन्युफैक्चरर से, जो सामान मैन्युफैक्चरर ने बनाया है वो कहां पहुंचता है, कस्टमर के पास। लेकिन ऑन द कंट्रेरी जो ऑर्डर होता है वो कौन देता है, वो कस्टमर देता है। कौन, कस्टमर देता है, पहुंचता का है मैन्युफैक्चरर के पास। ठीक है, तो ये कौन सा फ्लो हो गया, ये रिवर्स फ्लो हो गया, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में फ्लो करते हैं। ठीक है, तो यही बात बोला, इन ए टिपिकल बायर सेलर रिलेशनशिप ऑर्डर प्लेस्ड इज द फर्स्ट स्टेप। प्रोडक्ट फ्लो फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, प्रोडक्ट जो है वो कहां से कहां जाता है, मैन्युफैक्चरर से कस्टमर के थ्रू वाया चैनल्स ऑफ मेंबर, और चैनल होता है उसमें फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर, ये सब उसके चैनल मेंबर है। वाइल ऑर्डर कहां से फ्लो करता है, ऑर्डर फ्लो करता है रिवर्स में, यानी उसकी पहले ऑर्डर जाता है कस्टमर से मैन्युफैक्चरर के पास। ठीक है, फ्रॉम कस्टमर टू मैन्युफैक्चरर, अ गुड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड प्रोवाइड फॉर एन एक्यूरेट एंड स्पीडी प्रोसेसिंग ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, एक बढ़िया फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कौन सा होगा, वही जो कि स्पीड, एक तो एक्यूरेट यानी जो सामान मांगा जा रहा है वही और उसी क्वांटिटी में उसी क्वालिटी का सामान पहुंचाया जाए, और प्रोसेसिंग जो हो सामान का बहुत स्पीड से हो, यानी ऑर्डर जब मांगा गया है उस टाइम कस्टमर के पास पहुंच जाए। इन द एब्सेंस ऑफ विच गुड्स वुड रीच द कस्टमर लेट और इन रॉन्ग क्वांटिटी और स्पेसिफिकेशन, दिस वुड रिजल्ट अ कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन। अगर या तो सामान बेकार आपने पहुंचाया या जो सामान पहुंचाया वो
गलत या अलग अलग क्वांटिटी में है तो ये सब अल्टीमेटली कंपनी को बियर करना पड़ जाएगा, ठीक है। दिस वुड रिजल्ट इन कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन, इससे क्या होगा, कस्टमर डिससेटिस्फाई होगा और इट विल अल्टीमेटली डेंजर डिससेटिस्फैक्शन विद द डेंजर ऑफ लॉस ऑफ बिजनेस एंड गुडविल, गुडविल भी उसका कम हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। दूसरा हमारा कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज द मीन्स ऑफ कैरिंग गुड्स एंड रॉ मटेरियल, ठीक है, गुड्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ सेल। जो ट्रांसपोर्टेशन का सिंपल सा मतलब होता है, जो सामान बना है हमारा कहाँ पे, कंज्यूमर के पास, उसको उठा के और कैरी कर देना कहाँ पे, पॉइंट ऑफ सेल के पास, जहां पे सामान बिकेगा, उसके घर तक नहीं, जहां भी सपोज करिए जो कस्टमर होता है वो रिटेल के पास आता है तो वो पॉइंट ऑफ सेल हो गया, जो रिटेलर है वो पॉइंट ऑफ सेल हो गया, वहां तक पहुंचाने के कार्यक्रम को ट्रांसपोर्टेशन बोलता है, ठीक है। इट इज फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज वन ऑफ द मेजर एलिमेंट इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अनलेस द गुड्स आर फिजिकल, ये वास्तव में ट्रांसपोर्टेशन ही फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक सामान उस पॉइंट ऑफ सेल तक नहीं पहुंचेगा अल्टीमेटली आप डिलीवर कैसे करेंगे। अगला है हमारा, अगला कंपोनेंट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, वेयर हाउसिंग, ठीक है। अब एक बार जब सामान यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके वहां पे चला गया, ऐसा तो है नहीं कि बस चला गया और बिक जाएगा, कंपनी को क्या करना पड़ेगा, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी भी अवेल करना पड़ेगा अलग अलग लोकेशन पे, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास हो, होलसेलर के पास हो या रिटेलर के पास हो, ठीक है। वेयर हाउसिंग रेफर्स टू एक्ट ऑफ स्टोरिंग एंड असॉर्टिंग प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू क्रिएट टाइम यूटिलिटी इन देम। देखिए वेयर हाउसिंग का मतलब क्या है, स्टोर करना सामान को, ठीक है, ताकि कि और क्रिएट करना टाइम यूटिलिटी। कहने का मतलब, टाइम यूटिलिटी कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि देखिए जो सामान बना है वो अलग टाइम पे मेरा बना है और प्रोवाइड करना है मुझे अलग जगह पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या दिया, क्रिएट टाइम यूटिलिटी हुआ, ठीक है, कि सामान जो बना था वो अलग जगह पे बना था, और जो या जब सामान बना था वो अलग टाइम पे बना था, और सामान जो कंज्यूम होगा वो अलग टाइम पे कंज्यूम होगा, ठीक है। तो ये जो टाइम डिफरेंस है वो यूटिलिटी कौन देता है, हमारा वेयर हाउसिंग के थ्रू, ठीक है। वैसे ही जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन सा यूटिलिटी देता है, वो प्लेस यूटिलिटी देता है, ठीक है। ये टाइम यूटिलिटी हो गया और वो प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है कि जहां पे बना था वहां से उठाकर वहां पे दे देना जहां पे उसको कंज्यूम करना। वैसे वेयर हाउसिंग में क्या हुआ, जब बना था और जब कंज्यूम करना, इस गैप को कौन दूर करता है, वेयर हाउसिंग, ठीक है। The basic purpose of warehousing activity is to arrange placement of goods and provide facilities to store them. The need for warehousing arises because there may be difference between the time a product is produced, यही बात है कि time utility क्या होता है, यही वाला होता है, ठीक है। The need for warehousing arises because there may be difference between the time a product is produced and the time it is consumed. इसी को बोलते हैं time utility, याद कर लीजिएगा। वैसे तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो बढ़िया से देखिए, और जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको पक्का याद कर लीजिएगा, और जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको तो बार बार पढ़िएगा जरूर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। वेयर हाउसिंग क्या प्रोवाइड करता है, टाइम यूटिलिटी और हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्लेस यूटिलिटी, ठीक है। जनरली द डिफरेंस ऑफ फर्म इज इन सर्विंग इट्स कस्टमर विल डिपेंड ऑन वेयर these warehouses are located and where are these to be delivered। देखिए एक्चुअली क्या है, कंपनी जो होती है वो क्या कोशिश करते हैं, कोशिश यही करेगी कि जो हमारा वेयर हाउस हो वो बहुत ही नजदीक लोकेशन में अवेलेबल हो, ठीक है, कस्टमर को अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल देखिए, ये है, मान लीजिए पूरा इंडिया है, ठीक है। तो कंपनीज क्या करते होंगी, पूरे इंडिया में मान लीजिए आपका उसका फैक्ट्री कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है फैक्ट्री, ठीक है। बहुत सोच समझ के कंपनी ने ये फैक्ट्री है, चिमनी है ऊपर, ठीक है। अब कंपनी अपना वेयर हाउस बहुत सारे लोकेशन पे रखेगी ताकि कि इजीली जब कस्टमर मांगे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए वेयर हाउस ज्यादा फैक्ट्री नजदीक है तो फैक्ट्री के ही स्टोरेज से निकाल के सामान दे दिया जाएगा, ऐसे ऐसे उसका वेयर हाउस होता है, ठीक है। तो वेयर हाउस को ऐसा प्लेस किया जाता है कि ऑर्डर जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाए उसका, ठीक है। जनरली लार्जर द नंबर, एक सेकेंड यहाँ तक हो गया था।
Generally, larger the number of warehouses a firm has, lesser would be the time taken in serving the customer at different location, but greater would be the cost of the warehousing and vice versa. देखिए, कंपनी को के पास जितना ज्यादा वेयर हाउस होगा उतना जल्दी वो अपने सामान को अपने कस्टमर को सर्व कर पाएगी, अपने सामान को कस्टमर को डिलीवर कर पाएगी। लेकिन ऑन दी कंट्री एक चीज और देखना है कि उसके थ्रू उसका कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग भी ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए कंपनी को वो कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है कि वेयर हाउस कितना रखना है ताकि कस्टमर को भी सर्व हो जाए और कॉस्ट भी हमारा कम हो। ठीक है, दस द फर्म हैज टू स्ट्राइक अ बैलेंस, इसीलिए फर्म को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ warehousing or level of customer services. For products requiring long-term storage such as agricultural product, the warehouses are located near the production sites. This helps in minimizing the charges on transportation of the goods. On the other hand, the product which are bulky and hard to ship, machinery, automobile as well as perishable product, bakery, meat, vegetable are kept on different location near the market. देखिए, जो प्रोडक्ट मेरा बहुत दिन तक टिक जाएगा उसको तो मैं वहीं पे रख दूंगा जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, वहीं पे वेयर हाउस बना दूंगा। लेकिन जो प्रोडक्ट का लाइफ कम है थोड़ा सा, ठीक है, यानी जो खराब हो सकता है, उसको मैं क्या करूंगा, उस प्रोडक्ट को मार्केट के पास वेयर हाउस करूंगा, यानी जहां पॉइंट ऑफ सेल है, यानी अल्टीमेटली जहां पे बिकना है वहां पे मैं रखूंगा। अगला जो है हमारा फैक्टर कंपोनेंट है वो है इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, अगला है हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल। इसमें क्या है कि इन्वेंट्री हमको कितना मेंटेन करना है ताकि कि ना ही मेरे पास स्टॉक में ज्यादा इन्वेंट्री ज्यादा हो और ना ही हमारे पास इन्वेंट्री कम हो। बस इतना हो कि अगर कोई इमरजेंसी ऑर्डर भी आया फिर भी मैं उसको फुलफिल कर दूं, क्योंकि वहीं पे आपको और आपके कंपटीटर को, आपको अपने कंपटीटर से आगे निकलने का मौका मिलता है। लिंक्ड टू वेयर हाउसिंग डिसीजन आर द इन्वेंट्री डिसीजन व्हिच होल्ड की टू सक्सेस फॉर एनी मैन्युफैक्चरर, स्पेशली दोज वेयर द पर यूनिट कॉस्ट इज हाई। ठीक है, वो बड़े बड़े सामान जो होते हैं, ठीक है, जिनका पर यूनिट कॉस्ट, देखिए अगर कंपनी ने का जो जिस प्रोडक्ट में है कंपनी, अगर उसका पर यूनिट कॉस्ट छोटा भी है तो कंपनी थोड़ा सा ज्यादा भी प्रोडक्शन कर देगी तो कोई उसको दिक्कत नहीं होगा, लॉस ज्यादा नहीं होने वाला। लेकिन जो प्रोडक्ट का कॉस्ट मेरा हाई है, वो अगर कंपनी को पता है कि अगर वो प्रोडक्ट उसने एक भी बनाया है और वो वेस्ट हो गया तो कंपनी के लिए बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो कंपनी कोशिश क्या करती है कि इन्वेंट्री कंट्रोल मेन एक्शन कहाँ पे आ जाता है, वहीं पे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस चीज का हाई है तो कितना सामान बनाए वो कंपनी वहां पे डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और सोच समझ के वो डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक भी एक्स्ट्रा बन गया तो कंपनी को, और नहीं बिका अगर तो कंपनी को लॉस हो जाएगा उतने का। ठीक है, A very important decision in respect of inventory is deciding about the level of inventory, यानी आपको अपने इन्वेंट्री का लेवल क्या मेंटेन करना है। Higher the level of inventory, higher will be the level of services to the customer, but the cost of carrying the inventory will also be high because a lot of capital would be tied up in the stock। जो हमारा पिछला वीडियो था फाइनेंशियल मार्केट में, जिसमें हमने पढ़ा था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, नहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो पढ़ा था हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसमें हमने बात किया था कि कंपनी जितना भी स्टॉक मेंटेन करती है उसमें अल्टीमेटली उसका कुछ पैसा ब्लॉक हो रहा है। यानी बोल सकते हैं अगर कंपनी का लेवल ऑफ इन्वेंट्री यानी स्टॉक जो मेंटेन कर रही है वो अगर हाई है तो फिर अल्टीमेटली वो तो उसका सर्विस, कस्टमर को सर्विस तो ज्यादा अच्छा होगा उससे, नो डाउट, लेकिन ऑन दी अदर हैंड कॉस्ट ऑफ कैरिंग दैट इन्वेंट्री विल बी हाई। पैसा ब्लॉक हुआ है तो कहीं ना कहीं कॉस्ट उसको इंकर करना पड़ रहा है फर्म को, तो इसमें भी कॉम्बिनेशन फर्म को बनाना पड़ेगा। Thus a balance is to be maintained in respect of the cost and the customer satisfaction। और इसीलिए कंपनी को क्या करना पड़ता है, एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है कि क्या स्टॉक मेंटेन करें ताकि कि कस्टमर भी मेरा सेटिस्फाई हो जाए और कंपनी को कॉस्ट भी कम लगे उस चीज से। ठीक है, तो अगला है हमारा प्रमोशन, ये फोर्थ वाला है मेरा मार्केटिंग, इसका फोर्थ कंपोनेंट, फोर्थ है। ठीक है, तो अभी हमने कौन सा पढ़ा, अभी हमने पढ़ा प्राइसिंग के बाद हमारा क्या था, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या पढ़ा, लिख लेते हैं एक बार। तो कहां से हमने शुरू किया था, ये मार्केटिंग मिक्स का पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस, तीसरा प्लेस। ठीक है, जिसमें क्या आता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आता है। प्लेस के अंदर क्या आता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये अभी हमने कवर किया फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने किस चीज का बात किया,
पहला तो बात किया कि मीनिंग ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं जो कि कंपनी को कंसीडर करना चाहिए। अगला जो हमारा होगा वो है प्रमोशन, ठीक है। तो प्रमोशन वाला टॉपिक थोड़ा सा क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो प्रमोशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वैसे भी ये जो हमारा वीडियो है वो 40-50 मिनट के आसपास कवर हो गया है, तो इस वीडियो को यहाँ पे बंद करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपका कंसेप्ट कुछ क्लियर हुआ, ठीक है, तो लाइक जरूर करिएगा मेरे वीडियो को, उससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और अगर कोई डाउट है आपको तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो में बहुत आपको अच्छा नहीं लगा, अगर आप डिसलाइक भी करना चाहते हैं वो भी कर लीजिएगा, लेकिन कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि क्या डाउट है आपका और क्या चीज़ मैंने गलत बताया या आपको समझ में नहीं आया। और वीडियो को प्लीज़, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी अच्छा वीडियो आपके लिए लाऊं जो कि अल्टीमेटली आपको नॉलेज दे और नॉलेज के साथ साथ आप एग्जाम में मार्क्स भी ऑब्टेन कर पाए, ठीक है। और चैनल को दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय।